चैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 9th क्लास की प्रश्नावली 1.2 कराने जा रहे हैं, जिसके सवाल निम्न प्रकार हैं और बहुत ही छोटी प्रश्नावली है ये। सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिए गए हैं। अब इस प्रश्नावली को जो पढ़ने वाले छात्र अच्छे से पढ़ा होगा वो खुद भी उन्होंने ट्राई करके देखा होगा, सवाल हल हो गए होंगे। ठीक है, बाकी हम तो भी दिखा ही रहे हैं, अगर नहीं हल हुआ है तो देखो पहले में दिखाना है सत्य या सत्य। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या की परिभाषा आपकी याद होनी चाहिए। वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या थी? परमेय एवं अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। समस्त सभी परमेय एवं अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। तो क्या लिखा है? प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु इसके रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब संख्या रेखा है, इसके प्रत्येक बिंदु देखो 0 1 2 3 4, इधर चले तो -1 -2 -3 -4, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। इधर भी ऐसे ही चलते चले जाएंगे अनंत तक। ठीक है, ये -इन्फिनिट तक और ये +इन्फिनिट तक। ठीक, चलते चले जाएंगे। अब कह रहे हैं इसका उत्तर दे रहे हैं हम, क्या प्रत्येक बिंदु क्या √m के रूप का, जहाँ m एक नेचुरल नंबर है, क्या प्रत्येक बिंदु इसके रूप का होगा? हमने आपको बताया था अगर हम देखो इसका लेते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। √0 ले सकते हैं, √1 ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं, √4 ले सकते हैं, ये तो इस रूप के हैं। लेकिन क्या इधर चलने पर भी वही संभावना है क्या? √-1 √-2 √-3, क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। क्यों? हमने आपको बताया था ऋणात्मक 0 है ना, तो इसलिए ऋणात्मक नॉन नेगेटिव नंबर का वर्गमूल सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर का वर्गमूल सदैव काल्पनिक होता है, इसीलिए ये संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए संभव नहीं है, क्योंकि ये माइनस वाली संख्याओं पर अंडर रूट नहीं चला सकते, जो कि असत्य हो जाएगा। ठीक है, m एक नेचुरल नंबर है। हाँ, एक कंडीशन इसमें है ये, m एक नेचुरल नंबर है। अब कह रहा है संख्या का प्रत्येक बिंदु, वो मैंने ध्यान नहीं दिया एकदम से। चल ठीक है, ये भी ठीक है, ये बता दिया, ये भी अच्छा है। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब संख्या रेखा पर क्या प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती है? क्या संख्या रेखा पर इतनी ही संख्याएं होती हैं और संख्या नहीं होती है? नहीं, संख्या रेखा पर ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी संख्या, सारी संख्या है जो इसके रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। इसीलिए क्या है? असत्य है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु की बात आ गई, प्रत्येक बिंदु की बात आ गई ना। तो संख्या रेखा पर ये भी तो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या इस रूप में अगर होंगे m एक प्राकृतिक संख्या है कि संभव है? गलत, क्योंकि इधर के लिए तो ठीक है, लेकिन इधर भी और भी बिंदु हैं। अगर आता प्राकृतिक बिंदु होते तो ठीक, लेकिन कह रहे हैं प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं के अलावा भी और भी संख्या होती है जो इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? असत्य है। अगला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का एक अपरमेय संख्या होती है। गलत, क्यों? हमने परिभाषा में पढ़ा है समस्त परमेय एवं अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। गलत, इसके अंदर अपरमेय संख्याओं के अलावा परमेय संख्याएं भी होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है, सभी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या भी परमेय संख्या होती है। तो इसलिए इसमें परमेय अपरमेय दोनों संख्या आएंगी, ना कि सिर्फ अपरमेय। ठीक है, इसमें कंडीशन लगा दी सिर्फ अपरमेय संख्या की, इसीलिए ये असत्य है। ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। ठीक है, आपको परिभाषा याद होंगी, आप तुरंत आंसर दे देंगे इसका। अगला सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं?
धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। धनात्मक क्या होते हैं? ये धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या इनके वर्गमूल सदैव अपर में संख्या होते हैं? देखो, अगर 1 का करोगे तब भी नहीं होगा, √2 का करोगे, देखो अगर 1 का वर्गमूल करोगे तो भी परमेय संख्या होगी, √2 का करोगे ये परमेय संख्या होगी, √3 का करोगे परमेय संख्या होगी, √4 का करोगे तो भी क्या होगी? एक परमेय संख्या ही होगी, जो कि असत्य है। इसमें कह रहे हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं, लेकिन कह रहे हैं सभी, इसमें कहता कुछ होते तो ठीक था, लेकिन कह रहे हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं। असत्य है ये कथन। कैसे असत्य है हमने बता दिया। कह रहे हैं अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दे के दिखाइए। 4 भी तो एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल देख लो कितना आ गया, +-2। 9 भी तो धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकाल कर देख लो कितना आ गया, +-3। जो क्या है? परमेय संख्या है, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। एक नहीं 2 3 कई एग्जाम्पल दे सकते हो। 16 है, इसका भी +-4, मतलब बहुत है ना, बहुत एग्जाम्पल है, हमें तो एक ही दिखाना था। ये क्या है? कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। एक सवाल बचा, वो भी कर लेते हैं अभी। अब देखिए, हमको √5 को वास्तविक संख्या रेखा पर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? नियम वही है। इसको कैसे तोड़ेंगे हम? सबसे पहले किसका स्थान निर्धारित करेंगे? √n-1। n क्या है इसमें? n है इसमें 5, तो √5 - 1 ये होता है बेस। कितना आ गया? √4। कितना आ गया? +-2, लेकिन हम प्लस का 2 लेंगे, ठीक है। √4 का कितना आ गया? 2 आ गया। संख्या रेखा पर दिखाइए। 0 1 2 3, बेस कितना आ गया? 2 आ गया ना हमारा, तो √4 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, बेस कितना आ गया हमारा? 2, तो बेस हम 2 लेंगे, लम कितना है? 1, लम लेंगे 1। अब ये क्या है? ये कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण निकाल लेंगे। ये 2 1 कितना आ गया देख लो, √OAB, हमको भी निकालना है। कितना आ गया? ये 4 + 1 गुणा कितना आ गया? √5। कितना आ गया? √5। चूंकि हवा में अटका हुआ है, इसको जमीन पर उतार लो। कैसे उतारेंगे? प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ पे, फिर ऐसे काटेंगे। जहाँ पर ये वास्तविक संख्या रेखा को प्रतिष्ठित करेगा, वही हमारा स्थान किसका होगा? √5 का। ये स्थान कितना है? √5 का। ठीक है, ठीक, ऐसे करते हैं। अब जो चौथा सवाल तो क्रियाकलाप, वो आप क्लास में देखेंगे अपने स्कूल की। बाकी हमने होमवर्क में दिए थे 3 सवाल, होमवर्क में दिए थे, आप करके लाए भी होंगे। अगर नहीं लाए हैं तो देखो होमवर्क वाले सवाल इसी एक्सरसाइज के अंदर कर दे रहे हैं। इनके बाद चौथे सवाल से √6 को हमने कहा था ना, तो इसको कैसे बनाएंगे? √6 - 1 यानी कि √5। √5 को तो हम रिप्रेजेंट अभी करके दिखाया था हमने आपको। 1 2 3 4, देखो √1 ये किसका था? √5 का। एक तो तरीका ये है कि इसके इकाई खींचो यहाँ पर 1, फिर इसको मिला दो, कितना आ जाएगा? √6 आ जाएगा, फिर इसको जमीन पर उतार लो, ये स्थान किसका आ जाएगा? √6 का। ये भी तरीका, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो हमने दिखाया था √5 यहाँ पर आ गया ना, √5, तो यहाँ पर √5 आ गया, तो ये √5 आ गया, तो यहाँ पर एक इसको आधार मानो, इसको ऊंचाई मानो और इसको मिला दो, ये √6 आ गया। ये √6 यहाँ पर आ गया, जमीन पे जो उतारोगे तो यहीं पर आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो। ऐसे ही √7 का करके दिखाओ। 7 का कैसे करेंगे हम? √7 का करने के लिए क्या करेंगे? 7 - 1 यानी कि 6, चूंकि हम 6 का दिखा चुके हैं,
ये आ गया हमारे पास 6 का, जब हमारे पास ये आ गया तो एक तरीका ये है कि 6 अगर यहाँ पर आया ये, तो इसको इकाई मानो, ये 7 आ जाएगा, फिर इसको उतारो, ये भी यहाँ पर आएगा। और नहीं तो हम ऐसे जमीन पे उतार ही चुके हैं इसे, ये √6 है तो यहाँ पर इकाई खींचो और इसको मिला दो, 1 आ गया, फिर इसको उतारो, वहीं पर √7 आ जाएगा। ऐसे √8 का भी कर लेंगे, सारे कर सकते हैं हम ऐसे ही, ठीक है। अब उम्मीद है जैसे पहले सवाल में आपको दिक्कत आई होगी, पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन अब तो आपको ये हलवा लगता होगा। कैसे? इस तरीके से, ये हमको पता है ना, इसकी वजह से, ठीक है। एक्सरसाइज हो गई, आगे के कॉन्सेप्ट और उदाहरण अगली क्लास में देखेंगे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।